यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज एक शुभ समाचार मलेशिया से आया। मोदी जी के फंदे में मलेशिया किस प्रकार से फंसा हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। महातिर मोहम्मद के स्टेटमेंट के बाद जाकिर नायक को भारत में एक्स्ट्राडिशन न करना या जम्मू कश्मीर विषय पर यूएनओ में पिछले साल उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे, उन स्टेटमेंटों को लेकर भारत सरकार ने क्या स्टेप लिए और मलेशिया किस तरह से फंसा, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम उन सभी अपने प्रेमियों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने ये कैसा राम राज्य पर अपना एक स्टेटमेंट दिया था। हम आपके साथ हैं और हर परिवार की ये कहानी है, हर परिवार में ऐसा चल रहा है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि माँ को आप अपने पास क्यों नहीं रखते। नो डाउट दिल्ली में मैं उनको अपने साथ रखता रहा, उनको गांव में अच्छा लगता है। आप लोगों ने ऐसा चिंता किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गांव में त्यौहार पर हमेशा आता हूँ। होली का त्यौहार यहीं पर मनाते हैं, बहुत सारे त्योहारों पर हम यहाँ पर होते हैं, इसलिए लगातार। लेकिन उस तरह से, उस एंगल से कभी सोचा नहीं था जिस एंगल से। हालांकि अभी उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि 4 महीने का राशन हम आपको दे देंगे। यानी कि पिछले 5 वर्ष में इतना खेतों में हुआ कि 20 दिन का, लगभग साल में एक 20 दिन का राशन पानी मेरे लायक रहा होगा, ऐसा। तो ये डिग्रेडेशन है, समाज की विकृतियां हैं, समाज में ऐसा विचार है। खैर, उसके लिए आपने सबने चिंता की, उसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। हम लोग मलेशिया पर आ जाते हैं। मलेशिया के मामले में पहले उसका एक बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। हालांकि हमारे मलेशिया के साथ बड़े अच्छे संबंध हमेशा से रहे। भारत सरकार के पिछले 60 वर्ष के संबंधों में मलेशिया में बहुत अच्छे संबंध रहे और मलेशिया से यूपीए गवर्नमेंट के तो बहुत ही अच्छे संबंध रहे, क्योंकि जो एडिबल ऑयल था या जो पाम ऑयल था, पाम ऑयल ने जिसने देश के पूरे स्वास्थ्य खराब किया और सेहत खराब कर दी, वो पाम ऑयल का इंपोर्ट 250% बढ़ा था उस सरकार के टाइम पर। और हम सब जानते हैं कि जो हमारे रोड पर लगाने वाले जितने शॉपकीपर्स हैं और जो तेल तलते हैं, वो एक भी ऑयल नहीं इस्तेमाल करते, वो सारे पाम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए पाम ऑयल की इंडस्ट्री देश में बढ़ गई। और पाम ऑयल की खास बात ये होती है कि उसको अगर ज़्यादा समय तक तला जाए, बहुत देर तक उसको गर्म किया जाए, तो वो फिर जहर के रूप में धीरे धीरे काम करने लगता है। लेकिन हमारे शॉपकीपर्स पाम ऑयल चूँकि सस्ता रहता है, इसलिए पाम ऑयल का ही इस्तेमाल करते हैं और वो सारा मलेशिया से आता है। मलेशिया की इंडस्ट्री में 38% पाम ऑयल का योगदान है। इंडस्ट्रीज मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो उनकी प्रोड्यूस होती है, उसमें 38% पाम ऑयल का सहयोग रहता है। और वो मेन एक्सपोर्टर जिस चीज़ के हैं वो है पाम ऑयल। और उनके इंपोर्टर्स में से सबसे बड़े इंपोर्टर्स में हम हिंदुस्तान आता है। चूंकि हिंदुस्तान की आबादी ज़्यादा है, हिंदुस्तान में पाम ऑयल चल गया है, पाम ऑयल की कंपनियां खुल गई हैं, पाम ऑयल रिफाइन करने की बातें यहाँ पर मतलब हो गई हैं। इसलिए मलेशिया का बहुत बड़ा व्यापार भारत से चलता है। जो पाम ऑयल भारत उनसे इंपोर्ट करता है और उनकी जीडीपी में लगभग 3 से 4% का योगदान पाम ऑयल के माध्यम से हम करते हैं। अब सोच सकते हैं कि 3 से 4% जीडीपी और बहुत बड़ी संख्या में उनकी लेबर कंजम्पशन पाम ऑयल इंडस्ट्री में रहती है। भारत के संबंध अच्छे रहे, लेकिन जब 2018 में वहाँ गवर्नमेंट बदली और 2017 या 18 में 2017-18 में गवर्नमेंट बदली और ताहिर मोहम्मद साहब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, उसी दौरान भारतवर्ष में ये जाकिर नायक अपने गुल खिला रहा था। टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर की इस्लामिक फिलॉसफीज देश को बता रहा था और देश को गुमराह कर रहा था। यहाँ तक कि बांग्लादेश में उसने बहुत खराब स्टेटमेंट दिए, उसने अफगानिस्तान में बहुत अच्छे स्टेटमेंट दिए जिनसे टेररिज्म बढ़ता है। और अमेरिका को तो उसने सीधा कहा, अगर आप ऐसे करेंगे तो इस्लाम इजाज़त देता है कि आपको फोड़ दो, तोड़ दो और ये कर दो, वो कर दो, पता नहीं क्या क्या। बांग्लादेश में भी उसने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए। पहले बांग्लादेश ने उसको बैन किया था, बांग्लादेश में उसके खिलाफ मुकदमे चले थे। भारत में जब ये टेररिज्म के मैटर्स खुलकर आए तो भारत में पता लगा कि इनके पीछे जो मूल मंत्र देने वाले व्यक्ति हैं, जो इस्लामिक नाम से टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, जो इस्लामिक टेररिज्म को यहाँ पनपाते हैं और उसको चिंगारी लगाते हैं इस्लाम के नाम से, मोहम्मद के नाम से या कुरान के नाम से, उनमें सबसे बड़ा नायक भारत में जाकिर नायक था। भागकर जब भारत में उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ,
तब तक वो भाग चुका था, भागने के बाद वो मलेशिया पहुंच चुका था। भारत सरकार ने मलेशिया सरकार से उस समय कांटेक्ट किया और कहा कि हमें इंपोर्ट हमें उसका एक्स्ट्राडिशन कर दीजिए। मलेशिया में माताहिर मोहम्मद बैठे हुए थे, इन्होंने उनको देने से मना कर दिया और खींचते रहे, क्योंकि उनको लगा था, ऐसा नहीं है कि ये पहला मर्तबा है या भारत को उन्होंने वो उनकी पॉलिसी है कि वो मना कर देंगे। इससे पहले भी इस्लामिक इस तरह के स्कॉलर जो मुसलमानों को भड़काने का काम करते थे वो खाड़ी के देशों से आए और इन्होंने खाड़ी में उनको एक्स्ट्राडिट किया, उनको वापस दिया। लेकिन भारत के इस स्कॉलर को, जो तथाकथित स्कॉलर है, टेररिस्ट है, इसको देने से उन्होंने मना कर दिया और उनकी पॉलिसी सिर्फ ये रही कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहते, तो इस्लामिक नाम से उन्होंने ये सब कुछ किया। क्योंकि भारत इस्लामिक चरमपंथ से लड़ रहा है, आज नहीं लड़ रहा है, पिछले 1000 वर्षों से लड़ रहे हैं और सौभाग्य हमारा है कि संसार में हम सबसे बड़े विजेता हैं जो कि इस्लामिक चरमपंथ से लड़ते हुए 1000 वर्ष से हम अपने आप को बनाए हुए हैं। और बात इतनी तो है कि हमने पाकिस्तान खोया, हमने बांग्लादेश खोया, हमने अफगानिस्तान खोया, हमने बहुत सारी टेरिटरीज खोई इस इस्लामिक चरमपंथ में, लेकिन फिर भी अभी हमारी हस्ती कुछ न कहीं बची हुई है। उसका कारण है हमारी जुझारू शक्ति, हमारा लड़ना। अब इन विषयों पर जब हमने मलेशिया से कहा तो उन्होंने वो देने से मना कर दिया। इवन वो यूएनओ गए और पिछले वर्ष यूएनओ में उन्होंने, जब हमने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया या उसको डाइल्यूट किया, तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने यूएनओ में पिछले साल स्टेटमेंट दे दिया। और यूएन में जम्मू कश्मीर के विषय पर बोलने वाले केवल 3 ही राष्ट्र थे, टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया। पाकिस्तान का बोलना स्वाभाविक है क्योंकि उसकी सारी की सारी सिस्टम ही जम्मू कश्मीर के नाम से चल रहा है, उनकी सारी सरकारें उन्होंने पाल कर रखा। और दूसरा एक और कारण है कि पाकिस्तान के मंसूबे ऐसे हैं कि हम दारुल इस्लाम बनाएंगे, एक टुकड़ा हमने ले लिया, जैसे जिन्ना कहता था मैंने एक टुकड़ा ले लिया है, अब मैं जीत लूंगा, लड़कर लिया है पाकिस्तान, हंसकर लेंगे हिंदुस्तान, ऐसा वो कहा करता था। और इसलिए कुछ भारत में नेहरू लिया का समझौता हुआ और ये सब चला, तो पाकिस्तान का ऐसा कहना स्वाभाविक है। लेकिन मलेशिया का कहना हमारे लिए शॉकिंग था क्योंकि मलेशिया के साथ हमारे अच्छे ट्रेड थे। माताहिर मोहम्मद ने जब ऐसी बात कर दी तो करने के बाद भारत सरकार ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। हालांकि हमारे एक्सटर्नल डिपार्टमेंट ने उनको सिरे से क्रिटिसाइज किया और कहा कि आपको अपने इश्यूज देखने चाहिए, आपको भारत के इंटरनल मामले में बोलना तो छोड़ दीजिए, सोचने का भी अनुमति हम नहीं दे सकते, ये कड़ाई से कहा था। लेकिन ये कह देने से, भर्त्सना करने से काम नहीं चलता। ये मोदी जी हैं, ये कहने के बाद कुछ ना कुछ करते जरूर हैं। नतीजा निकला कि पाम ऑयल इंडस्ट्री पर हमने हैवी ड्यूटीज लगानी शुरू कर दी और पाम ऑयल इंडस्ट्री, पाम ऑयल इंपोर्ट पर जब मलेशिया के पाम ऑयल पर हमने हैवी ड्यूटीज लगाई तो वहां से इंपोर्ट लगभग धीरे धीरे खत्म होने लगा। ऑल्टरनेट हमने भारत में तैयार किया क्योंकि हम 98% पाम ऑयल इंपोर्ट ही करते हैं, केवल पाम ऑयल का प्रोडक्शन भारत में 2% है। अभी कल जब हमने वो धीरे धीरे करना शुरू कर दिया तो हमने पहले भी कहा कि 38% एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ उनके पाम ऑयल का सहयोग है और उसमें भारत का बहुत बड़ा सहयोग है, तो हम क्यों लें उनसे। नतीजा निकला कि हमने दूसरे साधन एक्सप्लोर करने शुरू किए होंगे कि हमें कहां से क्या मिल सकता है। लेकिन मोहम्मद साहब, जो माताहिर मोहम्मद वहां के प्राइम मिनिस्टर, उनकी गद्दी चली गई। इस वर्ष मार्च में उनकी गद्दी चली गई। देश में ऐसा समय आया, हालांकि संकट चल भी रहा था, लेकिन पाम ऑयल एक बड़ा फैक्टर होने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो गई। उनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी तेजी से जनरेट होना शुरू हो गया और नतीजा निकला कि वहां राजनीतिक समीकरण बदलने लगे। और राजनीतिक समीकरण बदलने का और भी बहुत सारे फैक्टर रहे, लेकिन राजनीतिक समीकरण में बदलने का नतीजा निकला कि प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा और नई कोalition गवर्नमेंट वहां पर बनी। अभी वहां की इंडस्ट्री ने पूर्व प्रधानमंत्री को यह समझाने की कोशिश करी कि आप एक बार अपॉलॉजी भारत के साथ करिए, भारत के साथ हमको संबंध चाहिए, आपको एक बार भारत से माफी मांगनी चाहिए जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर स्टेटमेंट को। तो कल उनका एक ट्वीट आया, उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मलेशिया ने एक बड़ा प्राइस पे किया है, हमारे देश ने पे किया है, मैंने एक बड़ा प्राइस पे किया है, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा,
ऐसा कल उन्होंने कहा, जबकि उनकी इंडस्ट्री, वो गद्दी छोड़ बैठे हैं, गद्दी दे बैठे हैं। मलेशिया के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। मलेशिया की इंडस्ट्रिस्ट, पाम ऑयल इंडस्ट्री के लोग, पाम ऑयल एग्रीकल्चर के लोग, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर, सब ने उनका विरोध किया और उन्होंने कहा कि आप एक बार माफ़ी मांगिए, आपके माफ़ी मांगने से होगा। लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से कल फिर मना कर दिया। लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरे मलेशिया में भौचाल आया हुआ है कि अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर एक बार माफ़ी मांग लें भारत से और एक स्टेटमेंट दे दें तो शायद भारत के साथ संबंध दोबारा शुरू हो जाएं। और उनके जो ट्रेड मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ये इच्छा भी जाहिर की है कि भारत के साथ वो नए सिरे से नेगोशिएट करना चाहते हैं, नए सिरे से बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से मलेशिया को मलेशिया को जिस प्रकार से फंसाया है, मलेशिया की इंडस्ट्री वैसे ही इस समय वो संकट में है, दूसरी इंडस्ट्री। और तीसरी बात ये है कि ये जितने भी इस्लामिक कंट्रीज संसार के रहते हैं, ये इंडस्ट्री पे भरोसा नहीं करते। इनका मानना है अल्लाह देगा और ज़मीन से उखाड़ कर देगा और आसमान से फाड़ कर देगा, और वो देगा तो उससे निकालेंगे, खाएंगे, उनका उपभोग करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, और उसी से सब कुछ होगा। चाहे ज़मीन से तेल निकलता हो, चाहे आसमान से गिरता हो, चाहे पाम ऑयल जमीन से निकलता हो, हम सब वो करेंगे। और या खेतों में निकलता हो, पेड़ों से निकलता हो, हम वो निकालेंगे और वो बेचेंगे। बाकी तो कुछ उनको आता नहीं है। और बाकी जो उन्होंने सीखा वो टेररिज्म सीखा, इस्लाम के नाम से टेररिज्म सीखा, जस्टिस के नाम से टेररिज्म सीखा, धर्म के नाम से टेररिज्म सीखा, या सिखाया है, उसकी इंडस्ट्री डेवलप की। तो मलेशिया आज मोदी के फंदे में इस प्रकार से फंसा हुआ है कि मलेशिया को भी समझ नहीं आ रहा कि भारत सरकार से किस प्रकार से निपटे। इसके अलावा मलेशिया के केवल पाम ऑयल इंडस्ट्री पर जो इंपोर्ट होता था उस पर ही इफेक्ट नहीं पड़ा है। उनके जो चीज़ें इंपोर्ट होती थी, चाहे वो रशियन, वो चाइनीज़ प्रोडक्ट भी मलेशिया से हमारे पास आता था, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम था। मैंने पीछे भी बताया था कि उसका तो नवंबर में ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मोदी सरकार ने खत्म कर दिया था। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खत्म करने का मतलब है जो थ्रू चाइना माल थ्रू मलेशिया भी भारत में आता था, उस पर भी मलेशिया को जो बीच में पैसे मिलते थे वो समाप्त हो गए। और उनकी इंडस्ट्री इस समय बुरे हाल से गुजर रही है, उनका देश बुरे हाल से गुजर रहा है। सरकारें पलट चुकी हैं, सरकार जिस प्रकार चला रहे होंगे, लेकिन उनका ये माफ़ी ना मांगना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनको इस पर बधाई दी है और इस बात के लिए उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद किया है, लेकिन वहाँ की अंदर की इंडस्ट्री उन पर दबाव बनाए हुए कि वो भारत से एक बार माफ़ी मांगे। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।